माय चैनल। कैसे हो तुम सब लोग? और मैं आज का वीडियो उन लोगों के लिए रिकॉर्ड करने वाली हूँ और तुम देख ही रहे होगे मेरी स्क्रीन कि मैं जो बेसिकली तुम्हें पूरा प्रोसेस बताऊंगी कि गर्ल्स हॉस्टल के अंदर एसआरसीसी के गर्ल्स हॉस्टल जिसको हम बोलते हैं श्री राम गर्ल्स मेमोरियल हॉस्टल, उसके अंदर तुम्हारा एडमिशन कैसे हो सकता है, फॉर्म कैसे फिल करना है और देखो कितनी चांसेस है होने की, वो भी मैं साइड बाय साइड बताती रहूँगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। मैं ये नहीं कह रही कि फॉर्म बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तुम बिना मेरे हेल्प के नहीं भर सकते, बट ये चीज़ें हैं कि छोटी छोटी इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती हैं जो हम यूजुअली मिस आउट कर लेते हैं। इसलिए बेटर है कि हम सारी चीज़ें एक बार में समझ लें और कोई भी गलती ना करें, क्योंकि देखो एंड मोमेंट पे जब तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स का ऑफलाइन वेरिफिकेशन होता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती है, क्योंकि अगर एक भी डॉक्यूमेंट उस टाइम पर अगर तुम्हारा नहीं हुआ तो फिर वो लोग तुम्हारी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर देते हैं। देखो वो बिल्कुल जस्टिफिकेशन नहीं मांगते, क्योंकि उनके पास बहुत सारे एप्लीकेंट्स होते हैं जिनको वो एडमिशन दे सकते हैं, तो वो एक एप्लीकेंट के पीछे इतना नहीं सोचते हैं कि क्या पता उससे गलती हुई होगी या ऐसा कुछ। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सारी चीज़ें बहुत ढंग से करें। तो देखो मैं तुम्हें एकदम स्क्रैच से बताने वाली हूँ कि कैसे करना है। अगर जिसको नहीं भी पता था अभी तक कि गर्ल्स हॉस्टल के अंदर कैसे फॉर्म भरते हैं या किस साइट पर जाके करते हैं, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और जिनको पता है कि फॉर्म वगैरह रिलीज़ हो गया है, उन्होंने एक बार चीज़ें देख ली है, कुछ डाउट्स आ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो देखो ये वीडियो में तो मैं यही बताऊंगी कि गर्ल्स हॉस्टल का कैसे हो सकता है एडमिशन, बट मोर ओवर पूरी सारी जो चीज़ें हैं वो सेम ही रहती है बॉयज़ हॉस्टल के अंदर भी। तो गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज़ हॉस्टल में जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा सिमिलर होगी। मैं वीडियो के एंड में एक बार जो बॉयज़ हॉस्टल की नोटिफिकेशन है उसको भी एक बार देख करके बता दूंगी कि तुम्हारे क्या चीज़ें हैं, तो वीडियो को जो है वो एंड तक देखना, ठीक है? तो चलो अब स्टार्ट करते हैं कि कौन सी वेबसाइट पे तुम्हें ये सारी चीज़ें मिलेगी। देखो जो वेबसाइट है वो है ये srcc.edu। तो उस पर ही जाके क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ एसआरसीसी क्लिक करती हूँ, ठीक है? तो एसआरसीसी में सबसे पहले एसआरसीसी पे क्लिक करो, ठीक है? उसके बाद ऐसा कुछ तुम्हें होम पेज वगैरह है वो दिख जाएगा। उसके बाद ये जो है अनाउंसमेंट्स, वहीं पर जाना होता है हमको। तो अनाउंसमेंट्स पे क्लिक करो। ये लोड हो रही है, यस। तो ये सारी अनाउंसमेंट जो है वो तुम्हारे आ गई है। तो ये देखो हॉस्टल एडमिशन नोटिफिकेशन फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर फॉर सेशन 24-25। तो इस पे एक बार मैं क्लिक कर देती हूँ, ठीक है? इसको थोड़ा समझते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले एडमिशन शेड्यूल जो है वो लास्ट डेट फॉर रिसीविंग एडमिशन फॉर्म 22 अगस्त। तो अभी तुम्हारे पास बहुत कम टाइम है। हालांकि बहुत ज़्यादा टीडियस नहीं होगा प्रोसेस, तो तुम भर पाओगे, ऐसा भी नहीं है। ये लोग हमेशा से इनका यही है कि 18 अगस्त को, जैसे जैसे इधर तो 16 अगस्त लिखा हुआ है, बट इन्होंने जो वेबसाइट पे 18 अगस्त को डाला है, तो ये लोग वैसे भी कम ही टाइम देते हैं। तो तुम सरप्राइज मत हो कि इतना कम टाइम क्यों दिया है। ये तुम्हारा जो होता है ना ड्यू का सीसास पोर्टल या सीवीटी का पोर्टल नहीं है जो इतने टाइम तक खुला रहेगा। तो सबसे पहले 22 अगस्त लास्ट डेट है। उसके बाद जो सिलेक्टेड एप्लीकेंट्स की जो लिस्ट है वो 23 अगस्त को पब्लिश हो जाएगी। और ये जैसे मैंने अनाउंसमेंट का जो सेक्शन दिखाया था यहीं पर जो है वो पब्लिश हो जाती है लिस्ट, ठीक है? तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुमने अप्लाई करा था और तुम्हारा क्या एडमिशन हुआ हुआ या फिर नहीं हुआ है, ठीक है? और अगर डिस्क्रिपेंसी 24 अगस्त को तुम कर सकते हो 12 बजे तक। देखो ये टाइम भी बहुत ध्यान रखना, 12 PM है, 5 PM है, 12 PM, इनको बहुत मजे आते हैं एक्चुअली में 12 PM 5 PM ऐसे अलग अलग टाइम लाइन्स करने की, ताकि लोगों का छूट जाए, लोग भूल जाए। क्योंकि देखो जनरली हम सोचते हैं कि ईओडी होगा, बट ऐसा सिचुएशन नहीं है। हर एक चीज़ के लिए अलग टाइम है, डेट भी अलग है, टाइम भी अलग है। तो इसका बहुत बहुत ध्यान रखना कि कब 12 बजे है, कब 5 बजे है, ठीक है? तो अभी जो डिस्क्रिपेंसी है, डिस्क्रिपेंसी किससे रिलेटेड हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल देखो ऐसा हुआ है, डिस्क्रिपेंसीज आती है, बहुत नॉर्मल है। हॉस्टल की लिस्ट में बहुत बार डिस्क्रिपेंसीज आ चुकी है, तो वो तुम्हारे साथ भी हो सकता है। तो अपना ध्यान जो है रखना इस चीज़ पर। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे जनरल कैटेगरी में सीयूटी में 790 मार्क्स है, और तुम देख लो कि जो लास्ट एप्लीकेंट है जिसका एडमिशन हुआ हो गया है हॉस्टल के अंदर, उसका स्कोर 788 है और तुम्हारा नाम नहीं आया है। फिर भी तुमने अप्लाई करा था तो भी तुम्हारा नाम नहीं आ पाया है। तो तुम्हें क्या करना है, इस वाली मेल आईडी पर wartongh@srcc.du.ac.in पे मेल करना है कि भाई मेरा स्कोर इतना है, लास्ट जो तुमने तुम्हारी लिस्ट में जो लास्ट बची है उसका नाम जो है सेवन नाम के साथ 788 स्कोर लिखा हुआ है, जो कि मेरे स्कोर से कम है, फिर भी उसका एडमिशन हो गया है। तो मेरा भी स्कोर आप तुम अटैच कर दोगे स्क्रीनशॉट वगैरह स्कोर कार्ड का,
तो हाँ, मेरा एडमिशन क्यों नहीं हुआ है, ऐसा तुम मेल कर सकते हो, ठीक है? ऐसा हो चुका है तो ध्यान रखना इस बात का भी। फिर जो फाइनल लिस्ट है वो भी 24 ऑगस्ट को 5 पीएम तक आ जाएगी, यानी कि 12 बजे तक तो तुम अप्लाई कर दो डिस्क्रिपेंसीज, और उसके बाद 24 अगस्त 5 पीएम तक जो है वो लोग कंसिडर करेंगे कि हाँ भाई ये जो डिस्क्रिपेंसीज आई थी वो सारी चीज़ें वो देख लेंगे। उसके बाद आ जाते हैं पर्सनल इंटरेक्शन विद एडमिशन कमेटी, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड लोकल गार्जियन। ये होगा तुम्हारा 27 और 28 ऑगस्ट को। देखो अब 10 बजे से 1 बजे तक। अब 24 ऑगस्ट को लिस्ट आ जाएगी, ठीक है? फिर 27 और 28 ऑगस्ट जो है, वहाँ पर तुम्हारा पूरा इंटरेक्शन होगा। इंटरेक्शन, देखो इंटरेक्शन में कुछ भी नहीं होगा, बेसिकली तुम्हें धमकाएंगे, डराएंगे कि देखो भाई हमारे कर्फ्यू टाइम इतना है, वो चीज़ें तोड़ फोड़ नहीं करनी है, तमीज़ से रहना है, फोर्ज्ड सिग्नेचर्स नहीं करने हैं, टाइम से एप्लीकेशन वगैरह देनी है, होता है ना कि रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं। और कुछ भी तरीके का अगर तुमने गलत डिटेल्स फर्निश करी है तो तुम्हारा जो है बिल्कुल रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। अटेंडेंस मेंटेन करनी है, तो बस ये नॉर्मल बातें हैं वो होगी, इसमें तुम्हारा कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो 10 बजे से 1 बजे तक होता है ये। तुम्हें लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, मतलब जो हॉस्टल होगा वहाँ पे तुम्हें बिठा देंगे। ये तभी होगा, ये सेकंड स्टेप है, जब तुम्हारा लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो जिन लोगों का सिलेक्टेड है, जिनका लिस्ट में नाम आ चुका है, वही लोग 27 और 28 ऑगस्ट को जाएंगे 10 बजे के करीब, और फिर उनका जो है ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इसके अंदर क्या होगा, अपार्ट फ्रॉम इंटरैक्शन, तुम्हारे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ये देखो लिखा हुआ भी, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ये चीज़ जो है, ये सारी चीज़ें तुम्हें 27 और 28 ऑगस्ट को ऑफलाइन, जो तुम्हारे प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे तुम्हें अपने साथ कैरी करने हैं। तो इंटरेक्शन भी होगा और डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन भी होगा हॉस्टल के लिए। देखो कॉलेज का वेरिफिकेशन अलग होगा, हॉस्टल का वेरिफिकेशन अलग होगा, तो ये चीज़ें सेपरेट रखो, इसमें ज़्यादा कंफ्यूजन मत करो। वहाँ पे अलग अलग चीज़ लेनी पड़ेगी, यहाँ पे अलग अलग चीज़ें देनी पड़ रही है, ठीक है? तो ये ध्यान रखना, 27 और 28 अगस्त जो है वो पूरा तुम्हारा इसी चीज़ में जाएगा। अब देखो बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि हमें जो हमारा रूम अलॉटमेंट हो रहा है, ये जो इंटरेक्शन वगैरह हो रहा है, ये हमारी जो कॉलेज खुलने से बाद में हो रहा है, तो हम इतने दिन क्या करें? देखो ये तो प्रॉब्लम होती ही है अगर तुम हॉस्टल ले रहे हो। अगर तुम पीजी लेते हो तो तुम वेरी फर्स्ट डे से अटेंड कर सकते हो, पीजी या फ्लैट ले रहे हो तो। मगर अगर तुम हॉस्टल ले रहे हो, क्योंकि हॉस्टल का प्रोसेस ऐसा ही रहता है, थोड़ा धीरे धीरे ही करते हैं ये लोग। तो जैसे मैंने पर्सनली मेरे फर्स्ट ईयर में क्या किया था, मेरे पापा में मेरे साथ में थे, तो मैं होटल में ही रुकी थी 3-4 दिन। मैंने अलग से पीजी नहीं लिया था। तो देखो एक तो तुम पीजी कर सकते हो, नहीं तो फिर अपने मम्मी पेरेंट्स के साथ अगर आए हो तो होटल में भी रुक सकते हो। देख लो तुम्हें क्या अरेंजमेंट करना है, अगर लोकल गार्जियन है तो लोकल गार्जियन के घर भी रुक सकते हो। तो ये सारी चीज़ें तुम कर सकते हो। पर ये तो है कि तुम कितना भी वार्डन को कन्विंस कर लो कि हमारे लिए खोल दो जल्दी, वो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। उनको जब खोलना है 29 अगस्त को रूम अलॉटमेंट होगा, तो 29 अगस्त को ही होगा। इसमें कोई भी डाउट न मत रखना दिमाग के अंदर। और ये सारी चीज़ें हैं जो तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेंगी। अब आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। सबसे पहले कंप्लीटेड एडमिशन फॉर्म, ए एंड बी मेडिकल फॉर्म, फॉर्म सी एंड एफिडेविट ऑफ नॉन रेजिडेंट ऑफ एनसीआर। देखो कंप्लीटेड एडमिशन फॉर्म, ए एंड बी मेडिकल फॉर्म जो है तुम्हारा, वो तुम्हें भरना होगा। बेसिकली हम देखेंगे इसको थोड़ा और डिटेल में कि क्या कैसा रहता है फॉर्म। और फॉर्म सी, देखो ए बी और सी ये फॉर्म के पार्ट्स हैं, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, इनमें जो भी डिटेल्स तुमसे मांगी है वो एज इट इज भरनी होती है। ए बी सी, इस पर कंफ्यूजन मत करो। और जो एफिडेविट ऑफ नॉन रेजिडेंट ऑफ एनसीआर है, देखो एनसीआर में अगर तुम रहते हो तो तुम्हें हॉस्टल किसी भी कीमत पे नहीं मिलेगा। तो तुम्हें क्या करना होता है, एफिडेविट जो होता है, जैसे मैंने पर्सनली जो नोटरी करवाते हैं ना, तो वहीं से तुम अपना जो एफिडेविट है वो ले सकते हो। बस बस वो उसमें लिखा होता है कि मैं यहाँ पे रहती हूँ, मतलब मेरी जगह यहाँ पे रहने की है, और उसमें स्टैंप लगा होता है कि हाँ भाई ये है। तो तुम ये कहाँ से प्रोक्योर कर सकते हो? किसी भी लॉयर, तुम लॉयर के पास जा सकते हो, वहाँ से एफिडेविट ले सकते हो। या फिर जो तुम्हारे गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं वहाँ पर जाके एफिडेविट ले सकते हो, बहुत इजीली मिल जाता है एफिडेविट, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। जैसे नोटरी करवाता है ना, वैसा ही होता है तुम्हारा एफिडेविट का सीन। उसके बाद आ जाता है प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेजिडेंस, अटेस्टेड कॉपी ऑफ राशन, आधार कार्ड और इक्विवेलेंट डॉक्यूमेंट। ये देखो राशन कार्ड है तो राशन कार्ड दे दो, आधार कार्ड है तो उसकी जो है वो अपनी कॉपी भी रख लो। उससे अटेस्टेड का क्या मतलब हुआ कि अटेस्टेड में तुम्हें अपना नाम मतलब साइन करना है, तुम्हारा साइन करो,
और उसके बाद नीचे लिखो सेल्फ अटेस्टेड, तो वही हुआ अटेस्टेड कॉपी ऑफ राशन या फिर आधार कार्ड। तो मैंने पर्सनली दोनों ही सबमिट कर दिया था क्योंकि मुझे लगा कि मेरे पास दोनों ही है तो मैं दोनों ही कर देती हूँ। तुम्हारे पास एक चीज़ है दूसरी चीज़ नहीं है तो वो तुम देख सकते हो, ठीक है। फिर जाते हैं प्रूफ फॉर सीवीटी मार्क्स नॉर्मलाइज्ड। इसमें तुम्हें अपना जो स्क्रीन शॉट लेना है तुम्हारे स्कोर कार्ड का, ठीक है। तो स्कोर कार्ड का जो लेना स्क्रीन शॉट, उसको अटैच कर लेना, उसका प्रिंट निकलवा लेना। ये सारी चीज़ें है ना, तुम्हें ऑनलाइन भी अपनी फाइल बनानी है, उसी फाइल का एक प्रिंट बनाना है। तो मैंने क्या किया था, हर एक चीज़ को स्कैन कर लिया था और एक स्कैंड पीडीएफ बनानी थी जो मेरे पास ऑनलाइन भी थी, और सेम चीज़ मैंने प्रिंट भी करवा दी थी। तो तुम भी यही करो। तो मार्कशीट्स 12th और 10th की ये तो हो गई ही तुम्हारे पास, तो स्कैन करके रख देना। और अगर रिवैल्यूएशन करवाया है 12th क्लास में मेरी तरह, तो प्लीज़ रिवैल्यूएशन वाली ही रखना। सेम मार्कशीट यूज़ करो हॉस्टल के लिए, सेम मार्कशीट यूज़ करो कॉलेज के लिए, ठीक है। तो दो दो मार्कशीट्स का वो बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत रखना। फिर जाते हैं पेरेंट्स एंड लोकल गार्जियन आईडी प्रूफ। पेरेंट्स का तो आईडी प्रूफ चाहिए और लोकल गार्जियन आईडी प्रूफ। अब देखो, बहुत लोगों को ये होता है कि यार हम तो जैसे लोकल गार्जियन क्या होता है कि तुम्हारा कोई भी रिलेटिव, ज़रूरी नहीं है हर किसी इंसान का रिलेटिव हो दिल्ली में और हर किसी का लोकल गार्जियन हो दिल्ली में, बट जो हॉस्टल वाले हैं इनको लोकल गार्जियन चाहिए ही है, ठीक है। तो तुम कैसे अरेंज कर सकते हो, किसी को मना सकते हो, कोई दूर का रिलेटिव हो, कोई फैमिली फ्रेंड हो जो तुम्हारी केयर कर ले। केयर इन द सेंस कि कभी कुछ इश्यू आ जाए, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, तो वो लोकल गार्जियन के पास तुम जा सको, हॉस्टल वाले लोकल गार्जियन को कांटेक्ट कर सके। तो उसके लिए लोकल गार्जियन चाहिए होता है कि कभी तुम्हारा मन नहीं लग रहा है हॉस्टल में तो लोकल गार्जियन के पास चले गए, कुछ हेल्प चाहिए तो वार्डन, जो वार्डन होती है और जो हॉस्टल वाले पूरा मैनेजमेंट है वो लोकल गार्जियन को ही डायरेक्टली, पहला कॉल लोकल गार्जियन को ही जाता है इन केस ऑफ मेडिकल इमरजेंसी। तो लोकल गार्जियन का होना बहुत ज़रूरी है। कुछ भी तुम गलत काम कर देते हो सबसे पहले लोकल गार्जियन को पता चलता है, उसके बाद तुम्हारे पेरेंट्स को पता चलेगा। डांटने के लिए लोकल गार्जियन को पहले बुलाते हैं फिर पेरेंट्स को बुलाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स ऑब्वियसली दूसरी सिटी में रहते हैं तो इतने अप्रोचेबल नहीं है जितने लोकल गार्जियन है। तो इसलिए लोकल गार्जियन का आईडी प्रूफ ज़रूरी ही है, मैंडेटरी है। तो ऐसा मत सोचना कि लोकल गार्जियन के बिना तुम्हें हॉस्टल में एडमिशन मिल जाएगा। तो लोकल गार्जियन का प्रेजेंस होना ऑन द डेट ऑफ 27 एंड 28 अगस्त को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और लोकल गार्जियन के खुद की प्रेजेंस के साथ साथ उनकी जो आईडी प्रूफ है उसका भी होना ज़रूरी है, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट, देखो मेरा तो कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट लगता नहीं है, पर अगर तुम्हारा लगता है एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूबीडी या फिर सीडब्ल्यू कैटेगरी होती है, ईडब्ल्यूएस, तो अगर इन सब का कुछ भी लगता है तो ज़रूरी है कि तुम अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट कैरी करो, ठीक है। फिर जाते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स ऑफ फादर मदर एलजी कैंडिडेट। दो रखना फोटोज हर किसी की, क्योंकि देखो तुम अपना फॉर्म तो भरोगे, उसके साथ साथ एक रजिस्टर होता है उनके पास जिसके अंदर वो फोटो स्टिक करवाते हैं। तो अपने साथ अपनी फेविस्टिक कैरी करना, अपनी फोटोज जो है वो कैरी कर लेना। देखो फेविस्टिक वगैरह तो वो सब दे देते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट होता है ना कि अपनी चीज़ अपने पास हो तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहते हो तुम उस दिन। फिर आ जाते हैं कॉलेज एडमिशन फी स्लिप। तुमने जो फ़ी भरोगे ना, जो तुम्हारा फेज़ 3 है या तुमने भर दी होगी जो भी सीन है, उसकी जो फ़ी स्लिप होती है कि जितना भी तुमने पे कर दिया है, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में 15,000 करवाते हैं मेरे ख्याल से, अराउंड 15,000, तो उसकी एक स्लिप होती है जो डाउनलोड कर सकते हो तुम आराम से साइट से। तो बस वही जो फ़ी स्लिप है अपने पास रखना, ठीक है, उसको अटैच करना। अब एक चीज़ मैं और बता दूँ, ये जो फ़ी स्लिप है ये अपने साथ कैरी करना अंटिल तुम्हारा वो होता है ना आईडी कार्ड कॉलेज का, वो नहीं आ जाता, तब तक तुम्हें गेट पे एंट्री लेने के लिए कॉलेज के अंदर ये फी स्लिप चाहिएगी ही चाहिएगी। तुम ऐसा नहीं कर सकते हो कि बिना कुछ करे, बिना किसी प्रूफ के कि तुम इस कॉलेज के हो तुम अंदर घुस जाओगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो फी स्लिप जो है वो अपने पास रखो। मतलब ये जब तक तुम्हारा आईडी कार्ड तुम्हें नहीं मिल जाता, जब तक तुम्हें फी स्लिप से ही एंट्री मिलेगी, ये बात ध्यान रखना। जो तुम्हारा आईडी कार्ड है वो आराम से बन जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा ना मगर, तो इसलिए ध्यान रखना कि फी स्लिप के 2-3 प्रिंट आउट तुम निकलवा ही लो, ठीक है। फिर आ जाते हैं द लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी नोटिफाइड ऑन द कॉलेज वेबसाइट, जैसे कि मैंने बताया ये देखो गूगल फॉर्म है। फिर गूगल फॉर्म भी अभी मैं खोल के बताती हूँ कैसा कैसे भरना है उसको। देन स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू रेफर टू हॉस्टल प्रोस्पेक्टस अपलोडेड इन कॉलेज वेबसाइट फॉर डिटेल इन्फॉर्मेशन। देखो प्रोस्पेक्टस देखना है तो प्रोस्पेक्टस देख लो, अदरवाइज मैंने पूरा जो टूर है वो बनाया हुआ है, मैंने सारी चीज़ें एकदम सही सही बताई है। देखो अभी तक तुम्हें पता चल गया होगा कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं ज़्यादा शुगर कोट करके चीज़ें नहीं बोलती हूँ, जो है वो बता देती हूँ।
तो इसलिए तुम वो टूर को अच्छे से देख सकते हो, समझ सकते हो कि क्या-क्या फैसिलिटीज़ है। देखो प्रॉस्पेक्टस में चीज़ें बहुत आइडियलिस्टिकली दिखाई जाती है और थोड़ी रियलिटी में डिफरेंस होता ही है। तो वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे कवर करी है। तुम चाहो तो प्रॉस्पेक्टस भी देख सकते हो। प्रॉस्पेक्टस एक बार तो ज़रूर ही देख लेना क्योंकि उसके अंदर पूरा फीस स्ट्रक्चर लिखा हुआ होता है, एक सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं। तो एक बार कर्सरी रीडिंग दे दोगे तो अच्छा रहेगा। जैसे मैंने तो सारे जो हाइलाइटेड पॉइंट्स थे वो सारे पढ़ लिए थे क्योंकि बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव लग रहा था, तो मैंने इतना नहीं डिटेल में पढ़ा था, बट तुम चाहो तो पढ़ सकते हो। हॉस्टल पर्सपेक्टिव जो है वो थोड़ा सा इन्होंने अपडेट भी करा है। मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत चेंजेस करें तो थोड़ा चेंज, अगर कुछ चीज़ें चेंज हुई होगी तो उसके अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा नोटिस का मैंने पूरा एनालिसिस कर दिया है। अब आ जाते हैं तुम्हारे ये गूगल फॉर्म के अंदर। गूगल फॉर्म की जो लिंक है वो यहाँ पर दे रखी है ना, गूगल लिंक फॉर गर्ल्स हॉस्टल एडमिशन, तो इस पर क्लिक करता है। राइट, तो सबसे पहले स्टूडेंट का नाम लिखो, डेट ऑफ बर्थ, स्टूडेंट मोबाइल नंबर, लास्ट एग्जाम क्वालिफाइड, इसके अंदर तुम्हें सीईटी लिखना है। आई थिंक यहाँ पे सीईटी लिखना होता है, ट्वेल्थ बोर्ड्स तो नहीं लिखना होता है क्योंकि तुम सीईटी के थ्रू आए हो, तो मेरे ख्याल से सीईटी ही लिखना है। तुम सीईटी लिख दो, ऐसा कुछ नहीं है कि इस अगर फॉर एग्जांपल कुछ लोग बोर्ड्स भी लिखेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो इस बेसिस पे फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के ये टेंशन मत लेना। यहाँ पे सीयूटी लिख दो, यहाँ पे स्टूडेंट मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें तुम लिख ही दोगे। फिर सीयूटी मार्क्स, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स जो है वो तुम लिख सकते हो। देखो हालांकि नॉर्मलाइजेशन आई डोंट थिंक इस बार हुआ है। जो भी है, जो भी तुम्हारा फाइनल स्कोर है वो लिख देना क्योंकि नॉर्मलाइजेशन इस बार हुआ नहीं था, फिर भी उन्होंने नॉर्मलाइज ऐसा लिखा है। एक्चुअल में मेरे ख्याल से उन्होंने लास्ट ईयर का फॉर्म ही यूज़ कर रहा है, आई डोंट नो, पता नहीं क्या। तो सीयूटी मार्क्स जो है वो लिख देना। उसके बाद कोर्स तुम लिख सकते हो, बी.कॉम, बी इकोनॉमिक्स ऑनर्स, जो भी तुम्हारा है, तुमने किसके लिए अप्लाई करा। जैसे मेरा बी.कॉम था तो मैंने बी.कॉम लिखा था। फिर आते हैं एडमिशन कैटेगरी, जैसे अगर जनरल हो तो अनरिजर्व लिख दो, बाकी इनमें से कुछ भी तुम फिल कर सकते हो। तुम्हें लगे कि हाँ मैं इस कैटेगरी में आती हूँ, सिक्किम से हो तो सिक्किम का कर दो, स्पोर्ट्स से हो तो वैसे कर दो। परमानेंट एड्रेस लिख दो, कहाँ पे रहते हो तुम, वो सारी चीज़ें लिखनी ज़रूरी है। स्टेट, डिस्टेंस। अब डिस्टेंस का क्या मतलब हुआ? डिस्टेंस का ये मतलब हुआ भाई कि तुम्हारा जो होम टाउन है जहाँ पर तुम रहते हो और दिल्ली में कितना ज़्यादा डिफरेंस है, कितने किलोमीटर्स दूर है तुम्हारा तुम्हारा होम टाउन और तुम्हारा ये कॉलेज, कॉलेज नहीं दिल्ली, ठीक है। दिल्ली से कितना दूर पड़ता है, जैसे मेरा 500 अराउंड किलोमीटर्स था तो मैंने उतना लिखा था। तुम्हारा जितना भी, तुम गूगल पे सर्च करो कि इन दोनों सिटीज़ के बीच में कितना डिस्टेंस है, वो आराम से आ जाएगा, वो डिस्टेंस यहाँ पे डाल देना, ठीक है। फिर आ जाते हैं फादर्स नेम। फादर्स नेम डाल दो, फादर्स मोबाइल नंबर, फादर्स ऑक्यूपेशन, मदर्स नेम, ये सारी चीज़ें तो देखो बहुत इजी इजी है। लोकल गार्जियन का नेम, गार्जियन रिलेशनशिप विद एप्लीकेंट। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे फैमिली फ्रेंड है तो तुम अंकल डाल सकते हो, आंटी डाल सकते हो, आंट या ऐसा कुछ डाल सकते हो, जो मतलब एक जनरल होता है। फिर आ जाते हैं गार्जियन रेजिडेंस एड्रेस। तो इसमें जो एड्रेस उन्होंने आधार कार्ड का में जो है ना, क्योंकि तुमको आईडी प्रूफ भी सबमिट करना पड़ेगा, ये मैंने उस वाले मतलब उस पार्ट में भी बताया था जब मैं क्लियरली नोटिस का एनालिसिस कर रही थी। तो मैंने आधार कार्ड बताया है ना, तो आधार कार्ड में जो एड्रेस है ना वही एड्रेस यहाँ पे रखो। रेजिडेंस एड्रेस, वैसे तुम रेजिडेंस एड्रेस अलग भी रख सकते हो, बट अगर सेम ही है तो सेम ही रखना। अगर फॉर एग्जांपल हम लोग अलग जगह ही रह रहे हैं, बहुत टाइम से अलग जगह ही रह रहे हैं, तो फिर तो वही लिखोगे क्योंकि देखो कहाँ पे कांटेक्ट करना है वो भी बहुत ज़रूरी है, हॉस्टल को जानना, ठीक है। फिर जाते हैं गार्जियन मोबाइल नंबर, वो डाल देना। एप्लीकेंट सीवीटी स्कोर कार्ड, ये सारी चीज़ें में डालनी पड़ेगी, 12th मार्कशीट, 10th मार्कशीट, एप्लीकेंट एड्रेस प्रूफ ऑफ पेरेंट, एड्रेस प्रूफ ऑफ गार्जियन, फोटोग्राफ ऑफ एप्लीकेंट, फोटोग्राफ ऑफ फादर, ये सारी चीज़ें तो बहुत ईजी है। तो देखो ये फॉर्म जब तुम भर दोगे ना उसके बेसिस पे तुम्हारी लिस्ट निकलेगी, और फिर लिस्ट के बाद जब तुम्हारा ऑफलाइन इंटरेक्शन होगा ना, ये 27 एंड 28 को, जब तुम्हें ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है प्रोक्योर करने पड़ेंगे। तो मैं एक बार इस पे भी हाईलाइट कर दूँ, कंप्लीटेड एडमिशन फॉर्म ए एंड बी। एक्चुअल में क्या है ना, इन्होंने इस बार आई डोंट थिंक एक्चुअल में कि ये पीडीएफ निकालते तो हैं, बट इस बार इन्होंने कोई पीडीएफ नहीं निकाली है। जैसे अगर मैं सेकेंड ईयर्स का बताती हूँ तो मैं एक बार, जो सेकेंड ईयर हमारा एडमिशन जो हुआ था वो कैसे हुआ था, ये देखो फॉर्म एडमिशन SRMGH, तो ये वाला है। राइट, तो देखो ये फॉर्म ए, फॉर्म बी और फॉर्म सी। देखो ये बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें हैं,
ठीक है, आई डोंट नो इन्होंने फर्स्ट ईयर्स के लिए भी क्या किया है। दिस इज एक तो देखो गूगल फॉर्म तो तुम्हें अभी भरना ही है। देखो गूगल फॉर्म तो अभी एक बार भर ही लो, फिर जब लिस्ट आ जाए ना तब तुम्हें उसके बाद में चाहिए होगा। तो देखो हमारा तो ये हॉस्टल फॉर्म जो है इन्होंने ये रिलीज करा था, तो इसके अंदर ये फर्स्ट ईयर का भी यही रहता है, क्योंकि मैंने फर्स्ट ईयर में भी सेम फॉर्म भरा और सेकेंड ईयर में भी सेम फॉर्म भरा है। मतलब लेजिट एक भी एंट्री या एक भी चीज़ का वो चेंज नहीं था अदर देन दिस सेशन। ठीक है, बस ये चेंज हुआ है, बाकी सब कुछ फॉर्म वगैरह सेम है। तो मैं इसी से तुम्हें बता देती हूँ कि तुम्हें अपना फॉर्म कैसे भरना है। ऑल दो फर्स्ट ईयर्स का जो है स्पेसिफिकली इन्होंने वेबसाइट पे तो तुम खुद देख सकते हो कि इन्होंने नहीं रिलीज किया है, सिर्फ एक नोटिफिकेशन रिलीज करी है और एक गूगल फॉर्म की लिंक रिलीज करी है। ये वाला इस तरीके का जो फॉर्म है जैसे हमारा सेकेंड ईयर्स का रिलीज किया था, वैसे तुम लोगों के रिलीज नहीं किया है। तो तुम अब क्या कर सकते हो इस सिचुएशन में, गूगल फॉर्म भर दो और वेट करो मतलब तुम्हारा लिस्ट में नाम आने का। और मीनवाइल अगर ऐसा कोई फॉर्म तुम्हारे लिए अपलोड हो जाता है तो इसको भी फिल करना। बेसिकली ये फॉर्म उन लोगों को भरना है जिनका सिलेक्शन हो जाता है, तो मोस्ट प्रॉब्ली जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, लिस्ट में नाम आ जाएगा, तो ही तुम्हें ये वाला फॉर्म भरना पड़ेगा। अभी तुम सिर्फ गूगल फॉर्म भर के साइड में रख सकते हो, इसको अलग से नहीं भरना है। ठीक है, इन्होंने अपने जो नोटिस है ना, इन्होंने इसमें भी क्लियरली कहा है कि द एडमिशन फॉर्म टू बी सबमिटेड ऑनलाइन थ्रू गूगल फॉर्म, द कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड अलॉन्ग विद नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। हाँ, ये तो तुम्हें गूगल फॉर्म ही भरना है। तुम्हें ये वाला फॉर्म आई डोंट थिंक अभी भरना है, और नहीं भरोगे, हमको भी जैसे हमारा सेकेंड ईयर का भी था ना, तो सिर्फ हमको भी ये गूगल फॉर्म ही भरने को कहा था। उसके बाद उन्होंने ऐसा कहा था कि अगर तुम्हारा नाम आ जाता है लिस्ट के अंदर तो फिर तुम ये वाला फॉर्म भर दो। तो तुम्हारी भी कुछ ऐसी अपडेट आ जाएगी। हालांकि फॉर्म तो यही रहने वाला है। तो मैं इसको थोड़ा डी कोड करके बता देती हूँ। देखो नेम क्लास ये सब तो तुम खुद से लिख दोगे, ठीक है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। देखो हमारा टोटल सीजीपीए लिखा है, तुम्हें परसेंटेज वगैरह लिखना पड़ेगा, तो ये थोड़ा चेंजेस होंगे तुम्हारे वाले फॉर्म में। जैसे सीजीपीए की जगह परसेंटेज, तो वो तुम्हारा अपलोड हो जाएगा, उसकी टेंशन मत करो अभी। ठीक है, मोस्टली लोग, मुझे ऐसा लगता है कंफ्यूजन यहाँ से क्रिएट हुई होगी, जहाँ पर इन्होंने ये लिख दिया प्रूफ ऑफ रेसिड, जैसे ये कंप्लीट एडमिशन फॉर्म, ईएनबी, मेडिकल फॉर्म, फॉर्म सी, यही तुम्हें लगा होगा कि ये सारी चीज़ें जो है वो इस गूगल फॉर्म में नहीं है, पर यहाँ पर इन्होंने लिखी हुई है। तो देखो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन है ये। जब तुम्हारा ये 27 या 28 को ऑफलाइन जब होगा, तब तुम्हें ये वाला फॉर्म लेके जाना है। और अभी ये जो फॉर्म मैं दिखा रही हूँ ये सेकेंड ईयर्स का है, ये तुम्हारा फॉर्म नहीं है। तुम्हारा फॉर्म बाद में अपलोड हो जाएगा वेबसाइट पे, तो वही फॉर्म जो है उसी का प्रिंट निकाल करके वही 27 और 28 को लेके जाना। बस ज़्यादा कंफ्यूजन मत क्रिएट करो, सिर्फ गूगल फॉर्म अभी भर दो। और ये जो फॉर्म है मैं अभी इसलिए दिखा दी हूँ इसको कि तुम्हें समझ में आ जाए कि जब तुम्हारा रिलीज होगा तो तुम्हें कैसे भरना है, मेडिकल फॉर्म क्या है, एफिडेविट क्या है, तो ये सब इससे पता चल जाएगा। ये सेकेंड ईयर्स का फॉर्म है, तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। और जब तुम्हारा रिलीज हो जाएगा तो मैं अपने यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे डाल दूंगी कि अपलोड हो चुका है, तो तुम प्रिंट निकाल सकते हो। मोस्टली सिर्फ उन्हीं लोगों को भरना है जिनका लिस्ट में नाम आ जाता है। ठीक है, तो चलो ये सब हो गया परमानेंट एड्रेस वगैरह। फिर लोकल गार्जियन रिलेशनशिप विद द एप्लीकेंट, ये सारी चीज़ें करनी है, सिग्नेचर्स वगैरह करना है। ये सब तुम्हें नहीं करना, फॉर ऑफिस यूज़ ओनली है, मतलब ये जो तुम्हारे वार्डन वगैरह वो भरेंगे। ठीक है, फॉर्म बी जो है यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स डाल दो। इसके अंदर देखो आई डोंट थिंक कुछ भी चीज़ ऐसी है जो तुम्हें नहीं पता होगा। टेलीफोन नंबर, जितने नंबर है सेम नंबर है तो सेम नंबर भी रिपीट कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि अलग अलग नंबर डालने हैं। ठीक है, एलजी की डिटेल्स अच्छे से डालना। फॉर्म सी विजिटर्स टू द हॉस्टल्स, मतलब कौन-कौन जो है हॉस्टल को विज़िट कर सकता है, मतलब पेरेंट्स किन-किन को परमिट करें कि हाँ भाई ये हमारे वार्ड से मिलने आ सकता है हॉस्टल के अंदर, तो उन सबका एड्रेस वगैरह लिख दो। पर्सन्स विद होम रेजिडेंट मे गो आउट, ये सेम भी लिख सकते हो तुम यहाँ पर जैसे मैंने तो सेम ही लिखा था। तो 3-4 लोग जिनको तुम अलाउ करते हो, अपने पेरेंट्स का नाम लिख सकते हो, अपने एलजी का नाम लिख सकते हो, सिबलिंग्स का नाम लिख सकते हो, ऐसा सब। ठीक है, होम्स वेयर शी में स्टे आउट फॉर द नाइट, इसमें एलजी का नाम लिख सकते हो। किसी और भी इंसान जो है तुमको, मतलब अगर पेरेंट्स अलाउ कर रहे हैं तो उन सारी चीज़ों का तुम्हें खुद से ही, वो सब्जेक्टिव है। ठीक है, मैंने यहाँ पर 1-2 ही नाम लिखे थे, ज़्यादा मैंने लिखा नहीं था। फिर डिक्लेरेशन, सिर्फ नाम लिखो कि तुम्हारा नाम क्या है, कोर्स क्या है, ईयर क्या है, कॉलेज रोल नंबर क्या है। देखो अलॉटेड रोल नंबर तुम्हें अभी नहीं लिखना है क्योंकि तुम्हें ऑब्वियसली अलॉट नहीं हुआ है, तो इसको तुम ब्लैंक छोड़ देना, कुछ भी मेल वगैरह भी मत लिखना। ठीक है, तो डिक्लेरेशन वगैरह सारी चीज़ें पढ़ करके
यहाँ पे सिग्नेचर्स करने, फिर आ जाते हैं श्री राम SRM गर्ल्स हॉस्टल। यहाँ पे जो है नेम ऑफ हॉस्टल रेजिडेंस, नेम ऑफ द हॉस्टल एडमिटेड टू, बस यहाँ पे जो नेम ऑफ द हॉस्टल है इसके अंदर SRM गर्ल्स हॉस्टल जो है वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है। कोर्स लिख दो, ईयर लिख दो, अगेन आई थिंक रिपीट हो रहा है थोड़ा सा, बट ठीक है चलो। फिर आते हैं मेडिकल रिकॉर्ड ऑफ द रेजिडेंट। यहाँ पे सारी चीज़ें लिखनी है, ब्लड ग्रुप क्या है, एलर्जीज तुम्हें है या नहीं है, कोई क्रॉनिक एलिमेंट है, स्पेसिफिक मेडिकेशन है या नहीं, अगर कुछ इमरजेंसी होती तो पहला इंसान कौन है जिसको कॉन्टैक्ट करना चाहिए, उसका सारी डिटेल्स लिखो। फिर कुछ और अगर डिटेल तुम्हें फर्निश करनी है तो वो लिख सकते हो। फिर सिग्नेचर ऑफ द डॉक्टर। इन सारी चीज़ों को, मतलब ये सारी चीज़ तुम्हें लिखनी है, ये बात सही है या नहीं वो कोई डॉक्टर ही सर्टिफाई कर सकता है। तो जैसे अगर तुम्हारा कोई फैमिली डॉक्टर हो तो उनके पास लेके जाओ, उनको बोलो कि भाई ये सारी चीज़ें एक बार आप वेरीफाई कर लो, फिर उसके बाद आप सील लगा दो। तो मेरे भी कोई डॉक्टर थे, तो किसी, अगर तुम कोई फैमिली डॉक्टर नहीं है तो किसी भी हॉस्पिटल में जाकर के अपना चेकअप करवा के ये सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बस एक बार का काम है कि हॉस्पिटल में जाओ और ये सारी डिटेल जो है वो फर्निश करना। देखो अगर कोई प्रॉब्लम है, क्रॉनिक एलिमेंट है, तो प्लीज़ लिख देना। ऐसा मत करना कि मैं नहीं लिखूँगा फिर बाद में पता चले, क्योंकि देखो हेल्थ के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। तो सारी चीज़ें एटलीस्ट इस यहाँ पर तो बिल्कुल करेक्ट लिखनी ही है, ठीक है। अब आ जाते हैं एक्नॉलेजमेंट पे। नेम, क्लास, कॉलेज रोल नंबर, अगर फर्निश हो गया है तो लिख दो, नहीं पता है तो जो भी डिटेल्स तुम्हें अभी तक नहीं पता चली है उसको ब्लैंक छोड़ना है, बस इतना ही, ठीक है। फिर फॉर्मेट फॉर एफिडेविट। फॉर्मेट जो है बेसिकली यहाँ पर तुम यहाँ पर किसी से है ना फिर स्टैंप लगा देते हैं, ये लोग साइन कर देते हैं, नोटरी करवा सकते हो, ठीक है। अ, अपना जहाँ पर भी तुम्हारे, तुम पूछ सकते हो कि तुम्हारे सिटी में कहाँ पर ऐसी चीज़ें होती है कि एफिडेविट कहाँ से मिल सकता है, तो बस वहीं पे वहाँ से स्टैंप लगवा दो। जैसे मेरे केस में उन्होंने मुझे अलग ही डॉक्यूमेंट दिया था एफिडेविट का, तो वो एक सेपरेट एक अलग डॉक्यूमेंट था, तो मैंने जब वो भी सबमिट करा था तो वो भी एक्सेप्टेबल था। ऐसा नहीं है कि तुम इसी के अंदर तुम्हें करना ज़रूरी है एफिडेविट के केस में। तुम यहाँ पर भी अपना नाम वगैरह लिख के यहाँ पे सील लगवा सकते हो या साइन करवा सकते हो। तुम देख लेना कि तुम्हारे सिटी में ये सारी चीज़ें कैसे होती है, कहाँ होती है, क्या पूरा प्रोसेस रहता है करने का। जैसे मेरे यहाँ पे तो आराम से हो गया था, मुझे ज़्यादा इशू नहीं आया था। ये बस बेसिकली यही है कि मेरा, देखो ये सारे एफिडेविट क्यों करवा रहे हैं कि मेरा कोई भी घर या ऐसा कुछ इन इन सिटीज़ में नहीं है, फिर मैं एनसीटी दिल्ली से नहीं हूँ। देखो तुम्हें वो हॉस्टल दे रहे हैं, हॉस्टल वो इसी बेसिस पे देते हैं कि तुम्हारा जो घर है तुम्हारे कॉलेज से बहुत ज़्यादा दूर है, और सिर्फ नीडी लोग जो होते हैं जिनको एक्चुअल में नीड है, फॉर एग्जांपल तुम अगर गुड़गांव वगैरह के हो तो तुम्हारा घर बहुत ज़्यादा दूर नहीं पड़ता है, तो तुम मैनेज कर सकते हो, तो हॉस्टल में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनका ये कहना है। तो इसलिए तुम्हारा अगर सफिशिएंट डिस्टेंस होगा दिल्ली से, तभी पॉइंट है हॉस्टल देने का, राइट। तो बस इसलिए एफिडेविट बनाते हैं, इसका यही वो है मतलब। और यहाँ पे जो ये मेडिकल फॉर्म भरा रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कभी भी कुछ भी ऐसा इश्यूज हो तो वार्डन वगैरह के नॉलेज में हो, तो वो कुछ फटाफट से मेडिकेशन प्रोवाइड कर सके तुम्हें, तुम्हारी हेल्थ डिटीरियोरेट होने से बचा सके, ठीक है। तो ये सारी फॉर्म जो है मैंने अच्छे से बता दिया है। तुम्हारा अभी तुम्हें सिर्फ तुम्हारा इकलौता काम ये ही है कि तुम्हें जो है ये पूरा सारी डिटेल्स जो है वो भरनी है, ठीक है। ये आराम से भर देना। और ये जो सारी डॉक्यूमेंट्स में अपलोड करने हैं ना यहाँ पर, ये ध्यान रखना कि ये इसी फॉर्मेट में करो, ठीक है। कुछ भी चेंज मत करना, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये सारी चीज़ें जो है वो एकदम करेक्ट भरो और सही फॉर्मेट में भरो। तो ये तो हो गया हमारे गर्ल्स हॉस्टल का। एक बार मैं बॉयज़ हॉस्टल का भी एक खोल के तुम्हें थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ कि क्या है। तो यहाँ पर जैसे तुम देख सकते हो कि एडमिशन नोटिस पर यूजी फर्स्ट ईयर जीपीओ एमकॉम, तो हम तो अभी यूजी फर्स्ट ईयर की बात करेंगे। तो अगेन यहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉट बिलोंगिंग टू एनसीटी दिल्ली, फरीदाबाद, इन सब जगहों से नहीं होना चाहिए, सेम चीज़ है। फिर यहाँ पे द लिंक एंड क्यूआर कोड फॉर ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म, ये देखो क्यूआर दे रखा है और फॉर्म दे रखा है, इनका भी सिमिलर है कि तुम्हें पहले फॉर्म भरना है। यहाँ पे इन्होंने क्लियरली लिखा है द प्रोसेस ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म will be active from 17th of August and it will be closed on 23rd of August. तो थोड़ी डेडलाइन बॉयज हॉस्टल की ज़्यादा है। Again, admission form can also be obtained from the warden office between 10 a.m. to 12:30 p.m. इन इन डेज को तुम डायरेक्टली जाके कलेक्ट भी कर सकते हो एडमिशन फॉर्म। फिर जो completed application form can be submitted to the warden office of boys hostel by 4:30 p.m. of 23rd of August। ठीक है, अभी तुम यही सोचो कि तुम्हें ये गूगल फॉर्म भरना है, इन सारी चीज़ों में कंफ्यूज मत हो, ठीक है।
तो ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म ऐसे प्रोक्योर कर सकते हो अगर तुम मतलब जैसे अगर तुम दिल्ली आए हुए हो और रेडी किसी चीज़ के लिए तो तुम यहाँ से भी कलेक्ट कर सकते हो, बट आई नो मोस्टली लोग तो गूगल फॉर्म ही भरना प्रेफर करते हैं, तो वो भी तुम कर सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक मैंने सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो कवर कर ली हैं। मोर ओवर गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज़ हॉस्टल का एडमिशन प्रोसीजर सेम है। टाइमलाइंस डिफरेंट है, टाइमलाइंस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। डेट्स और 5 बजे है, 4:30 बजे है, 12 बजे है, 10 बजे है सुबह के, तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से ध्यान रखना। कुछ भी गलत डिटेल्स बिल्कुल मत फर्निश करना। जो जो डॉक्यूमेंट बोला है वो प्रोक्योर करके वो कर लेना, क्योंकि देखो तुम्हारा जो गूगल फॉर्म है उसमें ज़्यादा ऐसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं है, एफिडेविट या फिर मेडिकल फॉर्म जिसमें तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम लगे। तो क्योंकि इन्होंने कम टाइम दे रखा है गूगल फॉर्म के लिए, तो आई थिंक वो जस्टिफाइड है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टिपिकल फॉर्म्स तो तुम्हें अभी चाहिए ही नहीं। तो जब चाहिएंगे, जब तुम्हारा नाम सिलेक्शन वाली लिस्ट में आ जाएगा, तब तुम्हें वो फॉर्म, फुल फ्लेजेड फॉर्म जो है वो भरना पड़ेगा। तो तब देखना उसको। ठीक है, आई थिंक मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर कर ली है। फिर भी अगर कुछ भी डाउट हो, कुछ भी कन्फ्यूजन हो, तो तुम मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो, तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, जो भी तुम्हें कंफर्टेबल मोड लगे वहाँ पे बता सकते हो, मेल भी कर सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।